Hello students, myself Mohammad Asad Qureshi. Now we discuss chapter 4 reproductive health class 12. हम लोग यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लास्ट क्लास में एमटीपी और एसटीडी की स्टडी की थी हम लोगों ने. अब हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि भाई जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है उसमें एक टॉपिक और हम लोगों के बचता है और यहाँ हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की. इनफर्टिलिटी देखिए इनफर्टिलिटी जो होती है ये जो प्रॉब्लम है इसका जो सॉल्यूशन है इनफर्टिलिटी का वो क्या है. देखिए नॉर्मली क्या होता है कोई जो होते हैं मान लीजिए पेरेंटल हैं मेल फीमेल हैं दोनों 2 साल से कंटिन्यूस जो सेक्स करते हैं इंटरकोर्स करते हैं. इंटरकोर्स के बाद भी और वो अनसेफ है विदाउट कंडोम होता है और उसके बाद भी उनमें बच्चा नहीं होता. तो ये कंडीशन क्या होती है इनफर्टिलिटी की होती है. जनरली 2 साल के पीरियड की हम बात करें 2 ईयर की 1 ईयर को भी नहीं मैक्सिमम हम 2 ईयर की लिमिट ले रहे हैं. अगर 2 ईयर तक कंटिन्यूस इंटरकोर्स करने के बाद भी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो कह सकते हैं कि हम लोग भैया मेल या फीमेल में किसी में एक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है. अब जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है ठीक है ना उसके बारे में बात करें तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखना. इनफर्टिलिटी क्या है. इनफर्टिलिटी रेफर absence of pregnancy during maximum 2 year intercourse. यानी 2 ईयर के इंटरकोर्स के बाद भी अगर मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी मतलब जो मेल फीमेल में इंटरकोर्स होता है उसके बाद भी अगर जो प्रेगनेंसी एब्सेंट होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि यार इनफर्टिलिटी है. अब क्या रीजन बन जाते हैं इनफर्टिलिटी के. रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी अगर हम लोग इनफर्टिलिटी के रीजन देखना चाहें तो देखिए काफी रीजन होते हैं. फिजिकल तो हो ही गया कि भाई मेल में कुछ समस्या है फीमेल में कुछ समस्या है कोई प्रॉब्लम चल रही है. साइकोलॉजिकल भी हो जाता है. कई बार क्या होता है कि साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है उस प्रेशर की वजह से क्या होता है मेल फीमेल में ये प्रॉब्लम आ जाती है इनफर्टिलिटी की. ठीक है ना. अब साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उनके साथ आप लोग समझते हैं कई जो प्रॉब्लम होती हैं वो मेडिसिनल होती हैं. हम कोई ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है स्पर्म काउंट कम हो रहा है या फीमेल में कोई प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है. तो फिजिकल तो कई प्रॉब्लम्स होती हैं स्पर्म ना बनना पेनिस का काम ना करना. फीमेल के अंदर क्या होता है यूटेरस का ही नहीं होना यूटेरस का या फेलोपियन ट्यूब का बंद होना फेलोपियन ट्यूब का ओपन ना होना. साइकोलॉजिकल भी कई बैरियर हो जाते हैं. दिमाग में टेंशन रहती है मेल फीमेल में टेंशन में है कोई समस्या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर है. मेडिसिनल कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कोई पर्टिकुलरली मेल फीमेल मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन लेने से क्या हो रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है. तो ये कुछ ऐसे रीजन बन जाते हैं जिससे क्या हो जाता है कि भाई इनफर्टिलिटी मेल या फीमेल में मिल सकती है. अगर हम लोग इस बात को समझते हैं कि यार इनफर्टिलिटी जो हो रही है इस इनफर्टिलिटी के लिए क्या किया जाए. अब इससे बचा कैसे जाए. भाई इंसान सोचता रहे मस्त रहे सोचता रहे मस्त रहे तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर लगेगा ही नहीं उसके ऊपर. और अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होगा तो फिर इनफर्टिलिटी की समस्या या प्रॉब्लम होगी नहीं. अब लेकिन जिन लोगों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन कैसे किया जाए. देखिए 2 साल में बच्चा नहीं हुआ 3 साल में नहीं हुआ वो बड़ी प्रॉब्लम को झेल रहे हैं. तो अब इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए इसको सोचते हुए मेडिकल साइंस ने कुछ प्रोग्राम बनाए जिसे टेस्ट बेबी प्रोग्राम कहा जाता है. ठीक है. टेस्ट बेबी प्रोग्राम होता है उसको पर्टिकुलरली हम लोगों ने एक नेम भी दिया है. असिस्टेड प्रोग्राम के नेम से भी हम लोगों ने उनको बोला है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं इन्हीं को ट्राई करेंगे कि असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं.
रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज जिनको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ART। तो असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इजाद की है या डिस्कवर की है, हम उनको लेके चलेंगे। हम कह सकते हैं कि भाई हम लोग जिस प्रोग्राम को डील कर रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब भी प्रोग्राम है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो इस तरह से हम लोगों ने इन टेक्निक की बात की। अब साहब जो स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी कंटिन्यूअस इंटरकोर्स की बात ही बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको से किसी पेरेंट्स को हम लोग उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को इजाद किया। अब इनमें हम लोग क्या क्या करते हैं उनमें पर्टिकुलरली चलते हैं। सबसे पहली बात यह कि भाई टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम जो होता है वो काफी पहले टाइम से स्टार्ट किया गया, और काफी पहले स्टार्ट किया गया तो हिस्ट्री भी है टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम की, काफी लंबी हिस्ट्री है ना, कि इसको शुरू में यूज किया गया और यूज किया गया 1959 में। प्रॉब्लम भी आई, टेस्ट ट्यूब भी जिंदा नहीं रही, उसकी डेथ हो गई। फिर इंग्लैंड में इसको यूज किया गया 1978 के आसपास, और 1978 के आसपास जब इसको यूज किया गया तो फर्स्ट जो चाइल्ड थी लुइस जोय ब्राउन थी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो चाइल्ड थी वो हमको 1978 में मिली। ठीक है, लुइस जोय ब्राउन ये एक लड़की थी, बेबी गर्ल थी, जो हमको पहली चाइल्ड मिली, लुइस जोय ब्राउन। इंडिया में इस टेक्निक को एंड स्टार्ट होते हुए काफी टाइम लगा। इंग्लैंड में तो लुइस जोय ब्राउन को फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी, लेकिन जो वर्ल्ड की पहली है, इंडिया में इसको कोलकाता के अंदर सबसे पहली मिली हम लोगों को, और ये भी 1978 के आसपास ही मिल गई थी। ये कनुप्रिया अग्रवाल थी, फर्स्ट इंडियन। ये तो जीके के हिसाब से क्वेश्चन हो गया। टेस्ट ट्यूब बेबी जो चाइल्ड थी वो भी 1978 में मिली हम लोगों को, यानी ज्यादा हम लोग पीछे नहीं रहे। और ये जो चाइल्ड हम लोगों को मिली ये कनुप्रिया अग्रवाल कलकत्ता की। अब ज्यादा हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम कि अब ये कहाँ है, जिंदा है या नहीं है। अब तो कनुप्रिया अग्रवाल, बस हमको तो इतना ध्यान रखना है कि भाई ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है इंडिया में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री की बात हो गई। अब देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, इस टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में हम लोग पर्टिकुलरली करते क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या कंडीशन यूज करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में सिंपल सा एक तरीका होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए स्टेरिलिटी की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहली बात हम लोगों को क्या करते हैं कि हम लोग जो फीमेल है उससे ओवम ले लेते हैं और मेल से स्पर्म कलेक्ट कर लेते हैं। ओवम स्पर्म को कलेक्ट करने के बाद हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग कल्चर मीडियम बना लेते हैं। ठीक है, और सारी आर्टिफिशियल कंडीशन वो डेवलप कर देते हैं जो फीमेल के अंदर यूटेरस में होती हैं, है ना, या फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें सारी आर्टिफिशियल जो कंडीशन होती हैं वो इस मीडियम में हो जाती हैं। अब इस मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, मेल का फीमेल जो होता है उसका ओवा लेते हैं और इस ओवा को फर्टिलाइज कर देते हैं। किससे? पर्टिकुलरली स्पर्म से। यही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सबसे खास बात है फर्टिलाइजेशन यही हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद पर्टिकुलरली पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इस मीडियम के अंदर ही क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बनता है। और वो जाइगोट जो यहां बना है
उसमें क्लीवेज होता है, और क्लीवेज होने से वो 8 सेल कंडीशन में जब हो जाता है, ध्यान रखिएगा, 8 सेल स्टेज में जब हो जाता है तब उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मैक्सिमम 32 सेल्स जब उसमें हो जाती हैं तो आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 8 सेल्स है तो 32 सेल्स जो उसमें हो जाती हैं, तो इस समय हम लोग उसको वापस फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कहां ट्रांसफर करेंगे वो वेरी करेगा, है ना, ट्रांसफर कहां करेंगे वो वेरी करेगा। अगर हम लेस देन 8 सेल की कंडीशन पर, 8 सेल तक की कंडीशन पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, यानी उस टाइम पर क्या होगा, इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर होगा, है ना। और अगर 8 सेल से ज्यादा है, मैक्सिमम 32 सेल्स होती हैं, ये ध्यान रखना, और इक्वेशन कई बार आया भी है, लेकिन 8 सेल से मोर देन 8 सेल ट्रांसफर करेंगे तो फिर यूटेरस जो होगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होगा। तो ये दोनों ट्रांसफर वेरी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि 8 सेल से 32 सेल तक का एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा। आर्टिफिशियल मीडियम है, उसमें इसकी डेवलपमेंट होगा, और सारी कंडीशन ऐसी बनाई जाएंगी जो फेवरेबल होंगी। जब ये कंडीशन हो जाएंगी तब हम लोग क्या करेंगे, इस 8 सेल से 32 सेल तक के एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये ट्रांसफर जब किया जाएगा तो ये ट्रांसफर किस तरह से होगा, हम इसको इधर से समझते हैं। ये जो ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर क्या होगा कि इसकी जो टेक्निक रहेगी वो 2 टाइप से होगी। अगर हम लोग 8 सेल को लेकर उसी का ट्रांसफर करना चाहते हैं 8 सेल स्टेज में, तो पर्टिकुलरली हम लोग इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करेंगे। तो 2 टाइप से ट्रांसफर होगा। जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है इसमें 2 टाइप से ट्रांसफर होगा। फर्स्ट ट्रांसफर होगा इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो जो इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है वो जनरली आप लोग ध्यान रखोगे, एक पर्टिकुलरली नेम से उसको हम लोग बोलते हैं, और वो पर्टिकुलरली नेम होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसको हम लोग ये भी नाम बोल देते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब 8 सेल की जो कंडीशन है, अगर वो ट्रांसफर किया जा रहा है, हमने बतलाया था कि देखिए पहले तो इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं, यानी सिंपल सी हम लोग IFT को यूज कर रहे हैं, और अगर हम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कर रहे हैं तो शॉर्ट में बोलेंगे जिफ्ट। ध्यान रखना, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो रहा है। अब जब जिफ्ट हो रहा है तो नॉर्मली कंडीशन क्या है, जो एम्ब्रियो होगा वो 8 सेल स्टेज होगा, यानी 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो का ट्रांसफर होगा इसके अंदर। अब ट्रांसफर कहां होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस पर्टिकुलर पार्ट में होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो ये ट्रांसफर कहां होगा, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो टेस्ट ट्यूब में है, 8 सेल कंडीशन में है, उसको यहां से निकालकर क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, और सारा डेवलपमेंट वहीं होगा। अब जब सारा डेवलपमेंट वहीं हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जो गेस्टेशन पीरियड होता है, उस 9 महीने के 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होगा, उस पर्टिकुलर नॉर्मल बेबी जन्म लेगा, नॉर्मल बेबी का बर्थ होगा, ठीक है ना, और ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। अब ये काम होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई ये तरीका हो गया, आपने अपना लिया और बेस्ट कंडीशन पर आ गए आप, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एम्ब्रियो को 8 सेल से ज्यादा कंडीशन में है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का एक और पार्ट है क्या, कि अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो चाहता हूं 8 सेल से ज्यादा वाला एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए, तो 8 सेल से ज्यादा वाला एम्ब्रियो जब होगा तो उसका ट्रांसफर अब फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा, वो कहां होगा, यूटेराइन वाले पार्ट में होगा। यानी
अगर 8 सेल से ज्यादा वाला एम्ब्रियो है तो उसका ट्रांसफर जो होगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में वो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहलाएगा। शॉर्ट में हम लोग इसको कह सकते हैं IUT। IUT में क्या होगा कि जो ट्रांसफर किया जाएगा मोर देन 8 सेल, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो मोर देन 8 सेल। अब मोर देन 8 सेल में जनरली वो कितना भी हो सकता है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये मैक्सिमम 32 सेल वाला होगा, मैक्सिमम। इसके आगे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की लिमिट नहीं होती। जनरली पहले क्वेश्चन भी आता था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में कितने सेल एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, 32। लेकिन अब ये थोड़ा वेरिएशन है, टेक्निक चेंज हो चुकी है, काफी फायदे हमको मिल गए, लेकिन मैक्सिमम 32 सेल्स का होगा। अब देखिए, जब तक 32 सेल बन जाएंगी तो वो मोरुला नहीं रहेगा, है ना, वो ब्लास्टोमेर वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा। इसलिए अब इसका ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में नहीं किया जाएगा, इसे कहां किया जाएगा, यूटेरस में। इसलिए ये ट्रांसफर क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर है। और ये ट्रांसफर कहां होगा, ट्रांसफर कहां होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूटेरस वाले पार्ट में होगा। इसलिए इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर है। यहां फैलोपियन ट्यूब में था, यहां यूटेरस वाले पार्ट में होगा, इसलिए ये पर्टिकुलरली कहलाएगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आप लोग ध्यान रखना कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर जो होता है वो इस तरह से होता है, और ये IOT के नाम से होगा। और ये दोनों जो टेक्निक हम लोगों ने पर्टिकुलरली यूज की है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में, इस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की जो टेक्निक है वो हमने कहां अपनाई है, टेस्ट ट्यूब बेबी की फर्टिलाइजेशन कहां कराया है, बॉडी के बाहर। और बॉडी के बाहर कहां कराया है, आर्टिफिशियल मीडियम में कराया है। यानी फर्टिलाइजेशन मेल फीमेल के, जो फीमेल है उसकी बॉडी में नहीं हुआ है, उसकी फैलोपियन ट्यूब में नहीं हुआ है। भाई अगर पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहां होता है, कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन हमने तो फैलोपियन ट्यूब में नहीं कराया है ना। तो फैलोपियन ट्यूब में हमने फर्टिलाइजेशन नहीं कराया, हमने तो बाहर कल्चर मीडियम में या आर्टिफिशियल मीडियम में कराया। तो जनरली ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहलाता है। कौन सा फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये बात आप लोग ध्यान रखना, जनरली इसको हम लोग IVT भी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जो टेक्निक है ना, यानी IVF, वो टेक्निक जो हम लोगों ने यूज की है वो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर कौन सी यूज की है, हम लोगों ने पर्टिकुलरली जो फर्टिलाइजेशन है बॉडी के बाहर कराया है, बॉडी के अंदर नहीं कराया। ठीक है ना, और बाहर आर्टिफिशियल मीडियम में कराया है। अगर हम लोग और टेक्निक की बात कर लें तो इसके साथ हम लोगों को यह भी ध्यान देना होगा कि कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और भी यूज होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, अब देखिए इन विवो इन विट्रो में एक बेसिक डिफरेंस है। इन विवो में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नॉर्मल होता है, और कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहां क्या होती है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन fallopian tube, but lady, the female, normally can't pregnant, देखिए नॉर्मली लेडी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम होती है उसके साथ, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो फिर भी क्या कराया जाता है,
फर्टिलाइजेशन जो कराया जाता है वो कराया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है, लेकिन उसके बाद प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आती है यूटेरस की वजह से, तो फिर बेबी को डेवलपमेंट की प्रोसेस को आगे अपनाया जाता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन में पर्टिकुलरली क्या करते हैं हम लोग कि जो फर्टिलाइजेशन का तरीका यूज करते हैं वो तरीका कहाँ यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन नॉर्मली फेलोपियन ट्यूब में ही कराया जाता है और बाकी जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, वो बाहर होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और नॉर्मली क्या होता है, जो लेडी होती है वो लेडी नॉर्मली प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखना कि इन विवो फर्टिलाइजेशन की मेन प्रॉब्लम क्या है कि लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ओनली ये प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है छोटी प्रॉब्लम है, नहीं भाई, प्रॉब्लम की जो अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम ध्यान रखेंगे। हम बता रहे हैं कि भाई इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी का मैनर क्या है, इनफर्टिलिटी का मैनर है लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन इसका मीन्स ये नहीं कि फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, है ना। उसमें प्रॉब्लम प्रेगनेंसी की है, यानी एनी लेडी जो प्रॉब्लम रखती है प्रेगनेंसी की, बट फर्टिलाइजेशन तो हो सकता है। तो जहां फर्टिलाइजेशन हो सकता है वहां हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन यूज करते हैं, है ना। यानी आपको पर्टिकुलरली ये ध्यान रखना है कि लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती लेकिन फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो सकता है तो इन विवो फर्टिलाइजेशन को यूज किया जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन नॉर्मली फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, बाकी कंडीशन बाद की बात है। तो जब फर्टिलाइजेशन कहां हो, नॉर्मली कहां हो, फेलोपियन ट्यूब में हो, तो उसे इन विवो फर्टिलाइजेशन कह देंगे हम लोग, दैट्स ऑल। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार लेडी नॉर्मल है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और फर्टिलाइजेशन जो हो सकता है वो फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है, तो कौन सी टेक्निक अवेलेबल है, इन विवो, ठीक है। तो इसका आप लोग नॉर्मली ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम लोगों ने बता दिया कि डिफरेंट इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस किस तरह से अवेलेबल है। अब हम लोग ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि यार अगर ये हो जाए कि फीमेल है, फीमेल में ओवा बनता ही नहीं है, यानी जो पेरेंट हैं उन पेरेंट्स के अंदर नॉर्मली कंडीशन क्या है, जो मेल फीमेल हैं उसमें जो लेडी है उस लेडी के अंदर ओवा नहीं बनता, यानी ओवरी से ओवा बनने की प्रॉब्लम आ रही है। जब आप कल डॉक्टर बन जाते हैं और गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, इन प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, तो आपके सामने पेशेंट जो आएगा उस पेशेंट पे ये प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई कि भाई जो लेडी है उस लेडी के अंदर ओवम बनते ही नहीं है। अब जब ओवा या ओवम नहीं बनते हैं तो अब क्या किया जाए, समस्या या प्रॉब्लम तो इनफर्टिलिटी की हो गई है। अब इसका निजात या इसको प्रॉब्लम कैसे किया जाए दूर इसको, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है ना। और वो जो हमारे पास अवेलेबल टेक्निक है वो कौन सी है, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। आप लोगों ने बड़ा ध्यान से इस नेम को सुना होगा और देख रहे होंगे, है ना। और आपके सामने एक बात बड़ी कॉमन लगेगी कि सर यहां तो आप पहले तो अपन जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर कर रहे थे, यहां अपन गैमेट का इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल साफ, है ना। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर करेंगे अपन लोग। तो अब कंडीशन देखिएगा, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर को अपन शॉर्ट में क्या नाम देंगे, यहां जी है, इंट्रा का अपन आई लेंगे, फेलोपियन का अपन एफ लेंगे और ट्रांसफर का अपन टी लेंगे, यानी गिफ्ट। हाँ, मुस्कुरा रहे हो आप लोग, मैं समझ रहा हूं। आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम कि मुस्कुरा रहे हो, आप तो हमें देख नहीं रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। मैं जानता हूं स्टूडेंट की जो आदतें होती हैं, तुम टीचर की आदत जानते हो, मैं स्टूडेंट की आदत जानता हूं, है ना। ये सारी तो गिफ्ट हो गया साहब, है ना। अब ये गिफ्ट की जो प्रॉब्लम है यार, ये क्या, इसमें क्या करते हैं अपन लोग, गिफ्ट में गिफ्ट देंगे साहब, है ना। अब गिफ्ट में क्या होता है कि यहां पर जो लेडी ओवम नहीं बना पा रही है उसकी प्रॉब्लम यही है। अब यहां कोई सैरोगेट मदर लेंगे हम, है ना, उस सैरोगेट मदर से ओवम लेंगे और सैरोगेट मदर के ओवम लेने के बाद उस ओवम को या तो हम इसी लेडी में ट्रांसफर कर सकते, इसमें ओवम की प्रॉब्लम है, इसमें फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इस लेडी के अंदर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन बस प्रॉब्लम कहां आ रही है कि वो ओवम नहीं बना सकती। अब जब वो ओवम नहीं बना सकती तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये अवेलेबल है साहब कि अपन किसी अदर मदर से या सैरोगेट मदर से क्या ले लें, ओवम ले लें,
और उस ओवम को अपन इस लेडी के अंदर ट्रांसफर कर दें फेलोपियन ट्यूब में और फर्टिलाइजेशन अंदर करा लें, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। गिफ्ट उस टाइम यूज की जाती है, किस टाइम पर, जब पर्टिकुलरली क्या होता है कि हम लोग ओवम जिस लेडी से नहीं बन रहा, पर्टिकुलरली दूसरी जो सेरोगेट मदर होती है, अदर मदर होती है या अदर लेडी होती है, उसका ओवम ले लेते हैं और उस ओवम को लेने के बाद स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं किसी भी मीडियम में या पर्टिकुलरली अंदर, ठीक है ना। और अब क्या करते हैं अपन, किसी दूसरी लेडी के अंदर से ओवम लेने के बाद इस लेडी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या किया जाता है, ओवम ट्रांसफर इन वुमन और लेडी। पर्टिकुलर बात है कि अब ये ओवम जो लिया गया है ये किससे लिया गया है, ये किसी अदर लेडी से लिया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें तो ओवम बन ही नहीं रहा है जो मेन लेडी है। तो सेरोगेट मदर का अपन लोग लेकर क्या करते हैं, ओवम को अब उसके अंदर डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है कि अदर मदर से या अदर लेडी से अपन ने ओवम लिया है, अब जिसके अंदर ओवम नहीं बन रहा है तो उसी के अंदर या सेरोगेट मदर के अंदर ही क्या करते हैं अपन, ओवम का ट्रांसफर कर देते हैं। यानी जनरली क्या होता है, अपन तो सेरोगेट मदर से ओवम ले लेते हैं और उस ओवम को लेकर अब जो जिस लेडीज में ओवम नहीं बन रहा था उसके अंदर गैमेट ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्या होता है, नॉर्मली इंसेमिनेशन होता है एट द टाइम, या हम लोग स्पर्म को वहीं पर डाल देते हैं, कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में। तो अब ध्यान रखिएगा, जो लेडी है उसके अंदर अपन ने क्या ट्रांसफर कर दिया, फेलोपियन ट्यूब में ओवम ट्रांसफर कर दिया है। हम स्पर्म को भी ट्रांसफर कर सकते हैं इसी टेक्निक से, या इंसेमिनेशन एट द टाइम करवा दें तो इंसेमिनेशन हो जाए, या अपन लोग स्पर्म को भी ट्रांसफर कर दें तो ये देखिए स्पर्म भी ट्रांसफर हो गया। यानी आपने ओवम वो स्पर्म ट्रांसफर कर दिया, तो ये टेक्निक कौन सी हो गई, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि दोनों ले देकर हैं क्या, गैमेट ही तो है। तो गैमेट का अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया फेलोपियन ट्यूब में, यही फर्टिलाइजेशन हुआ और उस मदर के अंदर क्या होगा, नॉर्मली डेवलपमेंट होगा, किसका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ये टेक्निक जो अवेलेबल होगी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होगी, ठीक है। अब इस टेक्निक के अलावा एक टेक्निक और है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक टेक्निक और अवेलेबल है हमारे पास, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, इंट्रा का अपन आई लेंगे, साइटोप्लाज्म का अपन सी लेंगे, स्पर्म का अपन एस लेंगे, इंजेक्शन का अपन आई लेंगे, ICSI। अब साहब प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्पर्म और ओवम की दोस्ती नहीं हो पा रही है ना। यानी स्पर्म ओवम को पसंद नहीं करा, ओवम स्पर्म को पसंद नहीं करा। तो कभी जबरदस्ती की शादी देखी है आपने? हाँ देखी साहब, ऐसे यहां करने हैं आपको। अब तो स्पर्म ओवम की मीट ही नहीं हो पा रही है, ये प्रॉब्लम भी आती है। कई गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं कि साहब ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, ये प्रॉब्लम आ गई कि यार स्पर्म ओवम मीट ही नहीं कर पा रहे, यानी इंसेमिनेशन भी हो रहा है, ओवम का ओवुलेशन भी हो रहा है, ओवम फेलोपियन ट्यूब में भी है, इंसेमिनेशन भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी स्पर्म ओवम का मीट नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए, स्पर्म को डायरेक्ट ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाए। अगर स्पर्म को डायरेक्ट ओवम में इंजेक्ट करोगे आप तो टेक्निक ICSI होगी, है ना। और ये कब अपनाओगे, कब इसका यूज करोगे आप लोग, कि जब क्या होगा, मेल फीमेल के अंदर प्रॉब्लम कौन सी होगी, स्पर्म और ओवम की मीट नहीं हो पाती, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो आप सर बोलेंगे टेस्ट प्रोग्राम अवेलेबल है ना सर, बाहर करा लेंगे। नहीं नहीं, हम तो अंदर ही करवाएंगे। स्पर्म को ओवम के अंदर आप लोग क्या करोगे, इंजेक्ट करोगे। तो इन दिस टेक्निक स्पर्म डायरेक्ट इंजेक्ट इन ओवम, यानी स्पर्म को हम लोग डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे किसके अंदर, ओवम के अंदर। इस टेक्निक को कहा जाएगा ICSI। और देखिए कंडीशन कब क्रिएट हुई, जब
नॉर्मल कपुलेशन हो रहा है, नॉर्मल इंटरसेक्स हो रहा है, लेकिन मेल जो स्पर्म होता है वो फीमेल ओवम से मीट नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। हमने क्या बोल दिया? इनफर्टिलिटी बोल दिया। अब देखो ऐसा नहीं होता, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये बात आपको समझना भी है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी मेल फीमेल, यानी सामान्य बंदे को मालूम होना चाहिए कि वो बाप या मदर बन सकते हैं। हम बायोलॉजी में इतनी ज्यादा, मैं मुस्कुराना बंद करता हूं, उससे आप लोग ज्यादा मुस्कुरा सोगे। मेल और फीमेल हर कंडीशन में माना फादर मदर बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। वो पुराना जमाना गया जहां पर फीमेल को कहा जा रहा है अरे तू तो बांझ है भैया, तेरे तो बच्चा नहीं बन सकता, देवी आ गई, तू तो मर जा, या मैं तो दूसरा ब्याह कर लूंगा। आदमी को सेकंड ब्याह का चस्का लग रहा है, वो कर लेगा, नहीं कर सकता है ना। या मेल के साथ भी ऐसी नहीं कि यार दोस्त में बैठा हुआ है, अरे यार तेरे तो बच्चे होते ही नहीं है, तू तो डेड डेश है ना, वो जाइए कल मालूम कर ले कि सुसाइड कर ले। ऐसे सुसाइड करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, है ना। नॉर्मली मेल और फीमेल जो होते हैं उन दोनों के लिए टेक्निक अवेलेबल है, ठीक है ना। हर टेक्निक आज के टाइम पर अवेलेबल है। बायोलॉजी ने काफी प्रोग्रेस कर ली है, ठीक है ना। उस मेडिकल साइंस में जहां हम लोग इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर लेते हैं, यही प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन अवेलेबल है। और कल आप डॉक्टर बनोगे तो आप लोग बड़ी बड़ी टेक्निक अपने लेवल करके और ज्यादा प्रोग्रेस कराओगे बायोलॉजी की। इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि इस टेक्निक से हम लोग इस तरह तक तो पहुंच जाते हैं कि स्पर्म को ओवम के अंदर डायरेक्ट क्या करते हैं अपन लोग, इंजेक्ट करा देते हैं। अब साहब एक बड़ी प्रॉब्लम और आ जाएगी, आप मन में सोच रहे होंगे सर सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया, अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। आप बोलोगे सर कौन सी प्रॉब्लम है ना। जनरली देखिए इन चैप्टर में मुस्कुराता नहीं हूं, वैसे मैं बहुत कम मुस्कुराता हूं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं अजय देवगन नहीं हूं, मैं बिल्कुल ना मुस्कुराऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैं मुस्कुराता हूं लेकिन टॉपिक के हिसाब से। आप लोग समझना क्या प्रॉब्लम है। अब साहब मेल के साथ एक प्रॉब्लम और आ रही है, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज, टॉपिक क्लोज। फिर हम लोग देखते रहेंगे किन किन तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, उनको हम लोग डील कर लेंगे। देखो साहब एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो क्या, जो मेल और फीमेल है उसमें मेल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जब वो कपुलेशन कर रहा है तो इंसेमिनेशन हो ही नहीं रहा। मतलब ये साफ कि वो इंसेमिनेशन के लिए कैपेबल है ही नहीं, है ना, यानी उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। अब समझ जाइए प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। पेनिस ढंग से काम नहीं करता, कपुलेशन ढंग से नहीं हो पाता, यानी इंसेमिनेशन नहीं हो पाता। अब अगर इंसेमिनेशन हो भी जाता है ना, तो सीमन में स्पर्म काउंट बहुत लो है। आपके सामने यही प्रॉब्लम थी ना कि सर सारी प्रॉब्लम आपने सोल्व करा दी। एक टेक्निक हमारे बहुत सुनी है कि जो पेनिस में इतनी पावर ही नहीं होती कि वो कपुलेशन के लिए लायक हो, और जो सीमन होता है वो कहां तक अंदर जाएगा, उसमें स्पर्म कैसे अंदर जाएंगे। सेकंड प्रॉब्लम कि सर कलर कपुलेशन भी हो गया, है ना, लेकिन जो सीमन है उसमें स्पर्म काउंट कम है। अब आप ऐसा नहीं सर पढ़ेंगे जैसे डॉक्टर अरोड़ा फलाना फलाना अवेलेबल लिखा हुए पर्सनल गुप्त प्रॉब्लम की समस्याओं का निदान यहाँ पर किया जाता है, उनके चक्कर में नहीं पढ़ना है। कल डॉक्टर बन जाते हो, अपने पेशेंट को ही बचाना है, उनको कम से कम इतना तो आप लोगों को सेटिस्फाई करना है कि हम तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे, है ना। फलाना फलाना डॉक्टर जिसकी समस्या निदान 200 फलाना गाड़ियों में अपन देखते हैं, बसों में लिखा रहता है, पढ़ने में भी शर्म आती है, लेकिन हम लोग नीचे लिखा कर पढ़ लेते हैं क्या लिख रहा है इसने, गुप्त समस्याओं का निदान किया जाता है। तो उनके चक्कर में ना पड़े। मैं तो जने करके देखता रहता हूँ, डॉक्टर वो बाबा ये बाबा वो बाबा इन समस्याओं को दूर कर देते हैं, बाबा के पास चले जाओ वो। तो जनरली क्या होता है, मैंने आपको शुरू में इसलिए बोला है, स्टेरिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है ना, इसके साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इसमें। अब बंदा बहुत प्रेशर में रहता है और वो उसको खुद को इतना प्रेशर नहीं आता जितना पड़ोस वाले ले आते हैं। अच्छा भाई साहब बच्चा नहीं हुआ, 1 साल हो गए, अच्छा आप प्लानिंग कर रहे हो, 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, क्या बात है। तो आसपास वाले क्या करते हैं, टोचे मार मार के इतनी प्रॉब्लम कर देते हैं कि सामने वाला साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है। अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गया तो स्पर्म काउंट तो वैसे ही कम हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है, साइकोलॉजिकल प्रेशर कभी नहीं लेना चाहिए। अब तो लास्ट प्रॉब्लम थी उसको भी हम लोग डील कर ही रहे हैं, है ना। अब साहब इस लास्ट प्रॉब्लम को भी डील कर लेते हैं और चैप्टर को क्लोज करते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट या तो सीमन में कम है, यानी सीमन में स्पर्म काफी कम है, या कपुलेशन के लायक उसका पेनिस है ही नहीं, तो इंसेमिनेशन नहीं हो रहा।
इन दोनों टेक्निक के निजात के लिए हम लोगों ने एक काम करेंगे। वो काम क्या होगा वो बाद में बतलाएंगे। पहले टेक्निक का नाम ले लें हम लोग। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक जो हमारे पास अवेलेबल है, उस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं। शॉर्ट बना लेते हैं इसका ATI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, AIT है ना। शॉर्ट नेम क्या हो गया इसका? AIT। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे? प्रॉब्लम तो हमने बतलाई थी। प्रॉब्लम क्या है? जो स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम है वो क्या है? स्पर्म काउंट कम है। स्पर्म काउंट कम है, या फिर प्रॉब्लम क्या है? स्पर्म काउंट कम है, या प्रॉब्लम दूसरी है वो क्या है कि इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है। एब्सेंस ऑफ इंसेमिनेशन। एब्सेंस ऑफ इंसेमिनेशन। तो ये दो प्रॉब्लम बंदे के साथ है। अब साहब स्पर्म काउंट कम है, एब्सेंस ऑफ इंसेमिनेशन है, तो इसका तरीका क्या है इस प्रॉब्लम के लिए, इस टेक्निक के लिए? अब इस टेक्निक में हम करेंगे क्या? मेल के जितने भी स्पर्म है उन्हें कलेक्ट करेंगे, और स्पर्म को कलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट कहां डाल देंगे हम लोग? अब जितने भी देखो नंबर से स्पर्म कम है ना, तो नंबर से स्पर्म कम है कोई बात नहीं, उसके स्पर्म कलेक्ट करते जाएंगे, और जब स्पर्म कलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट हम कहां डाल देंगे उनको? या तो जिफ्ट के द्वारा या IUT के द्वारा, उसके थ्रू क्या कर देंगे हम लोग? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? जो मेल होगा उसके स्पर्म कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद हम लोग या तो जिफ्ट या IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर यूज करेंगे, और इन दोनों टेक्निक को यूज करने के बाद हम लोग क्या करा देंगे? फर्टिलाइजेशन करा देंगे। फर्टिलाइजेशन अपने आप होगा, हमारा कोई रोल इसमें स्पेशल नहीं है। हमने तो जिफ्ट या IUT अपना लिया, और उसके बाद क्या होगा? नॉर्मल लेडी क्या होगी? प्रेगनेंसी शो करेगी, यानी बधाई हो, अब बच्चे होने के चांस पूरे हैं, और इस समस्या या इस प्रॉब्लम का भी निदान मिल गया हम लोगों को। तो नॉर्मली आप लोग ध्यान रखना कि जहां ये टेक्निक यूज की जा रही है वहां क्या मतलब निकल रहा है और किस तरह से यूज की जा रही है। और नॉर्मली इतना ही पढ़ना है आपको। देखिए मैंने पहले ही कहा है मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर कर सकता था, PhD कर लेता, PhD में छोड़कर आया हूं, है ना। और ये डॉक्टर मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाता, डॉक्टर मोहम्मद सद कुरैशी, वेरी गुड, है ना। लेकिन मैं जानता हूं मैं टीचर बनने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, है ना। क्योंकि मेरी जरूरत कहां है? मेरे पेशेंट को ज्यादा है, टीचिंग में मुझे जरूरत कम है। वही आमिर खान का डायलॉग 3 इडियट का, क्या डॉक्टर बनना हो तो मैं टीचर बन किया करूंगा। टीचर मैं इसलिए हूं क्योंकि मैंने BSc की है, MSc की है, MPhil किया है, B.Ed किया है, M.Ed किया है ना। टीचिंग टेक्नोलॉजी सीखी है, पढ़ाते कैसे? आप बोलेंगे सही, तो बहुत नॉर्मल चीज है, खड़े हो जाओ, किताब पढ़ के आ जाओ, नॉलेज आपके पास बहुत सारी है, और फेकम करो खूब, है ना। नहीं, देखिए नॉलेज सबके पास होती है, उसको तरीका जो पढ़ाने का होता है वो एजुकेशन की टेक्नोलॉजी से आता है। नॉलेज सबके पास होती है। भाई मैंने एक बुक पढ़ ली तो मैं बहुत ज्यादा अपनी शर्ट को ऊपर करके चल रहा हूं, और भाई आई एम नॉलेजेबल, है ना, मैं ज्ञानी पुरुष हो गया। ये बात ध्यान रखना, ऐसे लोग क्या करते हैं? नॉलेज को फेंकते हैं। आप देखते हैं कि बायोलॉजी में फलाना डॉक्टर पढ़ा रहे हैं, MBBS फलाना जगह से। अब MBBS करने के बाद मेरी नॉलेज पर्टिकुलरली कहां होगी? जूलॉजी में होगी, पक्की बात है, होगी। अब जूलॉजी में पर्टिकुलरली मेरी नॉलेज होगी, मेरी बॉटनी में नॉलेज होगी क्या? नहीं होगी, ठीक है। वहीं से बंदा खत्म हो गया। लेकिन एक BSc करा हुआ बंदा, MSc करा हुआ बंदा बॉटनी जूलॉजी को समझता है, तो बायोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज वो रखता है। लेकिन एक डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, उसे ट्रीटमेंट ही करना चाहिए, है ना। और वो ट्रीटमेंट स्टूडेंट का नहीं होता, वो पेशेंट का होता है।
तो वहां से वो बंदा चला जाता है। अब यहाँ मुझे डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके सामने जिफ्ट और गिफ्ट के लिए क्या करूं कि टेक्निक को बहुत ज्यादा इंटर चले जाऊं और इंटर आपको समझाऊं, आएगा ही नहीं एग्जाम में। आप जितने भी स्टेट पीएमटी क्वेश्चन हैं या एआई पीएमटी क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अगर मैं डॉक्टर हूंगा तो मैं अभी जिफ्ट गिफ्ट लेके बैठ जाऊंगा और उसके बारे में लंबे लंबे लेक्चर दूंगा। अक्सर होता क्या है, जो टीचर्स इस लाइन के नहीं होते, बीएड एमएड में सीधर के लेवल के लाइन के नहीं होते, वो क्या करते हैं, लो भाई ये भी चलो ये भी चलो ये भी चलो, झेलते जाओ, बच्चों को तो बड़ा मजा आता है, हाँ गुरुजी वेरी गुड, देते जाइए हम झेलते जाते हैं, है ना। एग्जाम में थोड़ी आएगा, एग्जाम में तो बहुत जगह ठुल्लू आएगा उसमें से, है ना। तो जब आपको जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उस लेवल पे ले जाने से मतलब क्या है यार, है ना। तो आप हमेशा बचिएगा इस चीज से। मैं आपसे यूं नहीं बोल रहा हूं कि आप किससे बचेंगे, लेकिन आप आउट ऑफ स्टडी से बचिए, वो एग्जाम में आती ही नहीं है। आपकी जो कोर्स में है उसी पर आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो दे रखा है उसमें स्ट्रॉन्ग कीजिए, दैट्स ऑल। मेरा कहने का मीन्स ओनली यही है। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर चैप्टर को अपन बाइंड अप करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहां से हम लोगों के जितनी भी टेक्निक्स थी वो सब तो कंप्लीट हो गई हैं। अब कुछ जो रेस्ट ऑफ थिंग्स हैं इसमें उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जो इस चैप्टर में जरूरी हैं उनको ले लेते हैं। अब देखिए, हम लोगों को यह बात समझनी है कि एक पर्टिकुलर एक लाइन दे रखी है हमारी बुक में एमनियोसेंटेसिस के नाम से, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वो क्या है, एमनियो सेंटेसिस। देखिए, एमनियोसेंटेसिस की बात को हम समझते हैं कि जब पर्टिकुलरली क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो जनरली क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, आप लोगों ने बताया था एमनियोन, उससे कवर होता है। और एम्ब्रियो और इस एमनियोन मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, इसे कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखो, इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, कुछ सेल्स इस तरह से फ्लोटिंग की होती हैं, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं इसके अंदर, जो एम्ब्रियो से पास होकर इस एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाती है। अब ये एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियोनिक सेल होती है ये इस एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट करती रहती है। अब एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, इंजेक्शन के थ्रू एम्ब्रियो को कोई नुकसान पहुंचाए बिना, है ना, कोई उसको हार्म पहुंचाए बिना क्या करते हैं, हम इंजेक्शन के थ्रू इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर ले लेते हैं। एवरेज 20 ml के आसपास हम लोग क्या करते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर ले लेते हैं। और बाहर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस एम्ब्रियोनिक सेल को, पर्टिकुलरली जो एम्ब्रियोनिक सेल है, इन एम्ब्रियोनिक सेल को क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं। इस एम्ब्रियोनिक सेल के टेस्ट से हम लोग क्या क्या मालूम कर सकते हैं, हम क्रोमोसोमल स्टडी कर सकते हैं, और क्रोमोसोमल स्टडी से हमको कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर मालूम पड़ जाता है, यानी हम इजी गोइंग में जेनेटिकल डिसऑर्डर मालूम कर सकते हैं। और जेनेटिकल डिसऑर्डर से मालूम पड़ जाए कि भैया पर्टिकुलरली कोई डिजीज है, जैसे सपोज कीजिए कोई सिंड्रोम है, क्लाइट-फेंटर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम, फलाना फलाना सिंड्रोम, तो मालूम पड़ जाए तो एनटीपी कर सकते हैं। और एमटीपी करा कर कर सकते हैं कि हम लोग भैया जो होता है इंड्यूस अबॉर्शन करा लिया और हम लोगों ने चाइल्ड को क्या कहते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दिया, दैट्स ऑल। लेकिन साथ ही साथ हम जानते हैं कि अगर क्रोमोसोमल स्टडी कर ली तो हम लोगों को सेक्स भी मालूम पड़ जाएगा, डिटरमाइन सेक्स ऑफ चाइल्ड,
यही मेन प्रॉब्लम है। एमनियोसेंटोसिस एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर इन एम्ब्रियोनिक सेल्स की स्टडी की जाए तो क्रोमोसोम के बारे में मालूम पड़ेगा, और क्रोमोसोम्स में मालूम पड़ेगा तो सेक्स क्रोमोसोम के बारे में ही मालूम पड़ेगा, और सेक्स क्रोमोसोम से साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि भैया बंदे में XX XY जो क्रोमोसोम्स हैं, और से जो बर्थ है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उस लेडी के बेबी का आपको सेक्स मालूम पड़ जाएगा, मेल फीमेल, है ना। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। यही प्रॉब्लम जनरली एमनियोसेंटोसिस की है, वरना एमनियोसेंटोसिस तो जेनेटिकल डिसऑर्डर भी मालूम पड़ रहा है हम लोगों को, है ना। इससे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं आगे, हम लोग उसका सेक्स मालूम पड़ रहा है, ये थोड़ी सी मेन प्रॉब्लम हो जाती है एमनियोसेंटोसिस की, इसलिए इसको वैलिड नहीं कहा जाता, इस पर बैन लगा हुआ है। अगर एमनियोसेंटोसिस को अगर ओनली डिजीज मालूम करने में यूज किया जाए तो बहुत बेहतर है। इससे चाइल्ड जो होगा, ऐसी चाइल्ड को हम लोग पैदा नहीं करेंगे इसमें कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है, या मान लीजिए कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, सिंड्रोम वगैरह है, तो ऐसे चाइल्ड होने से मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम लोग MTP अपना कर और दूर हो सकते हैं इससे। तो एमनियोसेंटोसिस की जो चीज है वो हम लोगों के सामने बड़ी क्लियर हो जाती है। तो इसको आप लोग कॉपी कर लें, थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लें, हल्का सा आपको आइडिया रह जाएगा, दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना, लेकिन एक बात और समझना, एमनियोसेंटोसिस कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब भी रहता है कि 16 वीक के आसपास इसको यूज किया जाता है, क्योंकि उस टाइम तक जो एमनियोटिक फ्लूइड है पूरा बन जाता है, और 16 वीक के आसपास अगर आप लोगों को मालूम पड़ गया कि भैया बच्चे का जो सेक्स है वो फीमेल है, तो वो तो उसको टर्मिनेट करना चाहेंगे, और वो बच्चे मदर के लिए भी खतरनाक रहता है, बच्चे के लिए तो रहता ही है, बच्चा तुमको ऐसे भी नहीं चाहिए। लेकिन जिनको मालूम पड़ जाता है कि यार अब लड़की है, जो लोग महान होते हैं, है ना, और लड़का डिपेंडेंट होते हैं, वो लोग ज्यादा सोचते हैं इस चीज में, तो वो लोग क्या करते हैं कि 16 वीक के आसपास भी क्या करते हैं, अबॉर्शन चाहते हैं, और अबॉर्शन फीमेल के लिए तो किसी तरह से भी फायदेमंद नहीं रहता। तो इसलिए इसकी एक प्रॉब्लम भी है कि 16 वीक के आसपास मालूम पड़ता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इसकी यही है कि सेक्स मालूम करने के लिए अगर इसको यूज किया जाता है तो सही नहीं है। ओनली ये ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए बेहतर है जब हम लोग क्या करें कि पर्टिकुलरली हम इसको यूज करते हैं, किसके लिए हम इसको यूज करते हैं पर्टिकुलरली इस तरीके के लिए कि भाई हम लोगों को जेनेटिकल डिसऑर्डर मालूम पड़ जाए, सिंड्रोम वगैरह की नॉलेज हो जाए, है ना, और हम लोग उसके पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट दे सकें, या हम लोग MTP यूज कर सकें, तो वहां तक लिए बेस्ट है। अब हम लोगों की बुक में इस चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कुछ लाइनें दे रखी हैं जिनको हम लोग एक बार जनरली डिस्कस कर लेते हैं। मैं बुक लेता हूं, फिर हम इसको बात करते हैं। ये देखिए हमारी बुक में कुछ पर्टिकुलरली दे रखे हैं टॉपिक्स। स्टार्टिंग के पेज में उसने शुरू में दे रखा है कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये होता है कि जो बंदा है वो इमोशनली और सोशली क्या हो, बेस्ट कंडीशन में हो, जो जनन या रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, इमोशनली और सोशियोलॉजिकली बेस्ट हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की कोई डेफिनेशन दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन दी गई है कि वो जो रिप्रोडक्शन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, इनमें बेस्ट हो, तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी कहलाएगी वो, ठीक है ना। और सभी में वो अच्छा अपने आप को बेस्ट बनाए रखता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो किसी भी बर्थ से लेकर जब तक डेथ होती है या एजिंग का पीरियड होता है, उस पीरियड में क्या होता है, बालक या जो चाइल्ड होता है वो चाइल्डहुड से, एडोलेसेंस से, है ना, इन डिफरेंट पीरियड जो होते हैं उससे गुजरता है, एजिंग, है ना, ओल्डनेस, इन सब कंडीशन से गुजरता है। और जो उसकी कंडीशन होती है एडोलेसेंस की, यानी जो उसकी एज होती है एडोलेसेंस की, उसमें 19 ईयर की जो एज होती है, 17 से 19 ईयर की जो एज होती है बॉयज में, और जो गर्ल्स होती है 8 से 18 ईयर की जो एज होती है, गर्ल्स में ध्यान रखना 8 ईयर से 18 ईयर, और जो बॉयज होते हैं उनमें 7 ईयर से 19 ईयर की जो एज होती है, उसमें उनमें सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, और इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हम जानते ही हैं, है ना। तो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो फिजियोलॉजिकल आते हैं, फंक्शनल आते हैं, जो उनके पर्टिकुलरली बिहेवियर में चेंज आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। तो इन चेंजेस को लड़ना बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो इन जो प्रॉब्लम्स का वो सामना करता है,
इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो चलाएं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जो प्रेगनेंसी की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो मालूम हो जाए, ठीक है। प्रेगनेंसी का किस तरह से उस समय रख रखाव या देखभाल की जाए, क्या क्योर किस तरह से दी जाए वो ध्यान रखें, ठीक है ना। कौन कौन सी स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, बर्थ से प्रॉब्लम होती हैं, और कुछ हम लोग क्या करते हैं एक्वायर्ड करते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है। दो बच्चों के बीच में कितना गैप रखा जाए, उस गैप के बारे में जानकारी देना जरूरी है। एड्स जैसी कई स्टडी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में जानकारी देना जरूरी है, नॉलेज। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल में, उसकी जो अनियमित जो इरेगुलरिटी है ना, उसके बारे में ध्यान दी जाए। जो सेक्सुअल डिजीज होती है उनको छुपाया नहीं जाए, उसको हम बतलाएं, उन प्रॉब्लम को दूर करें। अब स्कूलों में जो सेक्सुअल जो स्टडी होती है ना, सेक्स एजुकेशन जो होती है, उसको भी एक बार बढ़ाया जाए, उससे हम उस प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों को देना है, ठीक है। वैक्सीनेशन टाइम पे कराया जाए, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम लोगों को दूर करना है, टाइम पे कराया जाए, बेहतर रहता है। फीमेल जो चाइल्ड होती है उसको कम प्रेफरेंस दी जाता है, मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, एमटीपी करा ली जाती है, ये प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। सही टाइम पर क्या हो, मैरिज हो, ठीक है ना, और जिससे क्या होता है जो लेडीज होती हैं वो कम टाइम पर प्रेग्नेंट ना हो, है ना। तो इन प्रॉब्लम्स का प्रोग्राम चला जाए। इंडिया में कई ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो 1951 में स्टार्ट हो गए थे, है ना। नेशनल जो स्वास्थ्य जो हेल्थ प्रोग्राम है वो चलाए जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाया गया है, जिसे RCH कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को हम लोग RCH कहते हैं, ठीक है। RCH जो होता है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, इसको कहा गया है RCH प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है इसकी इनकी शुरुआत 1951 में हो गई थी। कई ऑडियो विजुअल और कई प्रिंटेड मटेरियल दिया जा रहा है, जिसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बढ़ाया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, जो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, जिसको हम लोग बोलते हैं CDRI, ये लखनऊ में है। और इस इंस्टीट्यूट की जो शुरुआत की गई वो सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली जो कंट्रासेप्टिव होती है, सहेली नाम की जो कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं हम लोग, उसको इसने ही बनाया है, ठीक है। इसका जो काम किया है CDRI ने किया है। CDRI ये क्वेश्चन भी बन चुका है AIPMT में, तो CDRI के बारे में ध्यान रखना। ये लखनऊ में है और ये जो इंस्टीट्यूट है इसने सहेली नाम की जो कंट्रासेप्टिव है वो बनाई है। और इस प्रॉब्लम को बारे में भी आप लोग ध्यान रखना कि पेरेंटल केयर बहुत जरूरी है ना। एंटी प्रेगनेंसी एजेंट वगैरह, पर्चुरेशन, प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन सही टाइम पर बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का आप लोग स्पेशली ध्यान रखना। ये शुरू के जो फर्स्ट और सेकंड पेज हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, उनको आप बार बार पढ़ना, जिससे आपके सामने एक प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जो NCERT लाइन से क्वेश्चन बनेंगे वो तो मैं आपके सामने बना दूंगा, NCERT बेस्ड क्वेश्चन बतला दूंगा कौन कौन से बनेंगे। AIPMT में कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आए उनको भी मैं आपके सोल्यूशन निकाल दूंगा, सारे जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आप यहां तक का ध्यान रखेंगे किस तरह के चैप्टर्स हैं, उनके सोल्यूशन किस तरह से। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, फिर इसकी PPT के थ्रू हम लोग देख लेंगे कि कौन से क्वेश्चन इसमें AIPMT और NCERT बेस्ड क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनको हम लोग डील कर ही लेंगे। तो स्टूडेंट यहीं से इस चैप्टर का अपन क्लोजअप करते हैं, बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है।